नमस्कार, मैं अजय पाल यादव। पिछले पार्ट में हमने मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग था व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। न्यायपालिका कौन सा तीसरा अंग है? भारतीय संविधान के भाग 5 में, देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, कौन से भाग में? भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य में। भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन अनुच्छेद 124। अनुच्छेद याद रखने भी बहुत जरूरी है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन कौन से अनुच्छेद के तहत? 124। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमय से संबंधित, विधि निर्माण की शक्ति, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों के वेतन निश्चित करने का अधिकार किसको दिया गया है? भारत की संसद को दिया गया है। भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। 28 जनवरी 1950 को यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो संघीय न्यायालय बनाया गया था 1935 के अधिनियम में, उसी संघीय न्यायालय का नाम परिवर्तित कर अर्थात उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। किसको? उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। न्यायाधीशों की संख्या, मूलतः संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। कितने थे? 7 + 1। एक तो था CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अन्य न्यायाधीश थे मूल संविधान में। समय समय पर इसमें परिवर्तन किया गया और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है। 33 + 1। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। मूल संविधान में कितनी थी? 8, और वर्तमान में कितनी है? 34। देखिए मूल संविधान में जो 7 + 1 था, उसमें जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस HJ कन्या, हीरालाल जे कन्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कन्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था से होती है। कोलेजियम व्यवस्था से सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब ये कोलेजियम व्यवस्था क्या है? देखिए कोलेजियम व्यवस्था क्या है? इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
व 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं। वह राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कितने? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं। और राष्ट्रपति जो नाम प्रस्तावित किए जाते हैं उन्हीं के में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह व्यवस्था कौन सी है? कॉलेजियम व्यवस्था है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। देखिए, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नई निकाय, और उसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट्स कमीशन, से प्रतिस्थापित कर दिया। कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद जो नई व्यवस्था बनाई गई, ये बनाई गई राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कौन सा संविधान संशोधन? 99वां संविधान संशोधन था। लेकिन फिर क्या हुआ? वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि ये संविधान के जो आधारभूत ढांचा था उसके खिलाफ था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविधान पीठ बनाई गई JS केहर की अध्यक्षता में, और इस पीठ ने इसको 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ? जो पुरानी कॉलेजियम प्रणाली थी वो पुनः कार्यरत हो गई। देखिए, 1993 तक क्या होता था कि यदि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो क्या किया जाता था कि कैबिनेट या मंत्रिपरिषद के सुझाव पर राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता था। लेकिन 1993 में ये कॉलेजियन प्रणाली शुरू की गई। फिर 1998 में राष्ट्रपति ने सलाह मांगी, तो कॉलेजियम प्रणाली ने सलाह दी कि यदि कॉलेजियम की नाम प्रस्तावित करती है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि दोबारा उसी नाम को भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसको न्यायाधीश नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये कॉलेजियम प्रणाली दोबारा से शुरू हो गई है, जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। पहली कंडीशन, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या 5 वर्ष तक न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो इन तीनों में से ये न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, या 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रह चुका हो उच्च न्यायालय में, या राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो राष्ट्रपति उसको न्यायाधीश नियुक्त करता है। अब यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन थी, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, अभी तक किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है इस शर्त के आधार पे। और 10 वर्ष तक अधिवक्ता
रह चुका हो। पहले व्यक्ति थे SM सीकरी, जिनको वकील से और न्यायाधीश बनाया गया था उच्चतम न्यायालय में। तो वो पहले व्यक्ति थे जिनको वकील से न्यायाधीश बनाया गया था, SM सीकरी को। न्यायाधीशों का कार्यकाल। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। अधिकतम आयु क्या है? 65 वर्ष अपने पद पर आसीन रह सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी लिखित त्याग पत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष अधिकतम है, जब तक उसकी 65 वर्ष की आयु होती है। वह राष्ट्रपति को कभी भी त्यागपत्र दे सकता है या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। भारत के 47वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे। तो ये न्यायाधीशों का कार्यकाल था। लेकिन एक अपने भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? मुख्य न्यायाधीश, इसके ऊपर संविधान मौन है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। परंपरा यह है कि जो भी वरिष्ठ होता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन ये परंपरा है 1973 ईस्वी में अजीत नाथ रे वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। 1973 में इस परंपरा को तोड़ा गया। 1978 ईस्वी में भी इस परंपरा को तोड़ा गया और हमीदुल्ला बेग, जो उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाएगा। तो ये परंपरा है कि जो भी वरिष्ठतम है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, लेकिन इसको 2 बार तोड़ा भी गया है, 1973 में और 1978 में। न्यायाधीश को पद से हटाना। देखिए किस तरह से न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। कदाचार या असमर्थता, वो कार्य करने में असमर्थ हो जाए या उस पर आरोप सिद्ध हो जाए तो उसको हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन, क्या प्रक्रिया क्या है? यदि संसद के दोनों सदन, यहाँ पे क्या होगा? यदि किसी न्यायाधीश को हटाना है तो लोकसभा के 100 सदस्य, लोकसभा के कितने? 100 सदस्य, या तो लोकसभा में यह प्रक्रिया शुरू हो रही या राज्यसभा के 50 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य लिखित रूप से प्रस्ताव लेते हैं और फिर ये प्रस्ताव या तो अध्यक्ष को देते हैं या राज्यसभा के सभापति को। अब ये उस पर डिपेंड करता है इसको स्वीकार करता है या नहीं करता है। यदि अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी सदस्यीय। उसमें मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश या एक वरिष्ठतम न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और एक कानून का जानकार, 3 व्यक्ति सम्मिलित होंगे। ये जांच करेंगे न्यायाधीश की। यदि उस पर आरोप सिद्ध होते हैं, असमर्थता सिद्ध होती है, तो फिर संसद उसको स्वीकार कर लेती है और स्वीकार करने के बाद क्या होगा? सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं। 2/3 बहुमत से अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटना होगा। पहला महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी 1991-93 का है,
यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, जो 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाती है उसने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, लेकिन उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि यह लोकसभा से पारित नहीं हो सका। संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जाएगा। तो ये न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया थी। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। जो पहले बताया है कि 100 सदस्य लोकसभा के हस्ताक्षर युक्त लिखित प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, या राज्यसभा के संबंध में 50 सदस्य, तो फिर वो अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। यदि स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी और उसके बाद समिति यदि यह सिद्ध कर देती है कि आरोप सही है तो दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो फिर न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जाता है। जैसे कभी वित्तीय आपातकाल लग जाता है, अभी तक नहीं लगा है, कभी लग जाता है, तो जो वेतन है, भत्ते हैं, इनको कम किया जा सकता है। 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया? 2,80,000 प्रति माह। देखिए 1950 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन था 5,000 रुपये। समय समय पर इसको संसद द्वारा बढ़ाया गया। 2018 में किया गया है 2,80,000 रुपये, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 से बढ़ाकर प्रति माह 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। ये 1950 में 4,000 रुपये था अन्य न्यायाधीशों का, जो अभी कितना हो गया है? 2.5 लाख रुपये प्रति माह। इसके अलावा इन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी निःशुल्क मिलती हैं। उन्मुक्तियां। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णय के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है कि कोई भी न्यायाधीश है, उसके किसी भी कार्य के लिए, उसके निर्णय के लिए उसकी किसी भी प्रकार से आलोचना नहीं की जाएगी। कोई भी न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता। यदि किसी न्यायाधीश के या न्यायालय के निर्णय की आलोचना करता है तो उन्हें अवमानना का, कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा और उन पे केस दर्ज किया जाएगा। तो ये उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं न्यायाधीशों को। न्यायालय का मुख्य स्थान। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और निर्धारित करे, लेकिन ऐसा निर्णय में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। यदि न्यायालय का स्थान न्यायाधीश परिवर्तित कर सकता है, सीजेआई कर सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यह व्यवस्था वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य है। न्यायालय का मुख्य स्थान परिवर्तन से संबंधित यह वैकल्पिक व्यवस्था है, अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं,
जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं वह पद से सेवानिवृत्त के बाद यानी रिटायर होने के बाद भारत में किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। ये न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ये न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है। तो आज के वीडियो में हमने न्यायपालिका के बारे में जाना और न्यायाधीशों की किस प्रकार नियुक्ति होती है और उनके क्या क्या कार्य हैं, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई समस्याएं हैं तो भी आप कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।